नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको रूबरू कराएंगे देश की प्रदेश की जानी मानी हस्ती से और लेंगे उनसे सलाह और करेंगे उनसे मशवरा। तो आज के हमारे कार्यक्रम की शख्सियत हैं क्रेडाई अध्यक्ष मेघ सिंह। तो आज के कार्यक्रम में हम उनसे बहुत सारी चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे मास्टर प्लान की, हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी की, हम बात करेंगे ग्लोबल समिट की, हम बात करेंगे स्टार्टअप्स की, हम बात करेंगे एग्रो स्टार्टअप की, हम बात करेंगे उनके साथ एक जो उनकी मुहिम चली है कमाल भोपाल की। तो बहुत सारी बातें आज हमें उनसे करनी है। तो शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा की। तो मेघ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। मेघ जी, बहुत सारी बातें करनी है। आजकल आप बड़ी सुर्खियों में, ग्लोबल इन्वेस्ट समिट की बात हो, मास्टर प्लान की बात हो, राता पानी की बात हो, और सबसे इससे इतर जो आज आपने एक अभियान चलाया हुआ है कमाल का भोपाल। तो मैं चाहूँगा शुरुआत अपन इससे करें। कमाल के भोपाल का क्या कॉन्सेप्ट है, आप क्या चाहते हैं, किस तरह का कमाल आप करवाना चाहते हैं सरकार से और आम जन से? पूरा लक्ष्य भोपाल को सुर्खियों में रखना है। कमाल का भोपाल अभियान जो है, ये दरअसल हम 2009 से इस अभियान में लगे हैं, जिसका नामकरण भले ही बाद में हुआ है। भोपाल बाकी राजधानियों से विकास के मामले में जिस तरह पीछे रह गया है, यहाँ इस शहर का नागरिक होने के नाते यहाँ से पढ़ाई करके और यहाँ पे कैरियर देखते हुए, और बच्चे जो यहाँ से माइग्रेट करके बाहर पढ़ने जा रहे हैं और वहीं नौकरी कर रहे हैं, देख के हमेशा पीड़ा रहती थी। और हमने ये बीड़ा उठाया कि किसी को तो शहर में बोलना पड़ेगा कि शहर में क्या विकास की ज़रूरत है, क्यों हम बाकियों से पीछे रह रहे हैं। जब तक जनता आवाज़ नहीं बनेगी और उसको अपनापन अपने शहर से नहीं उपजेगा, तब तक वो जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुँचेगा और फिर जनप्रतिनिधियों तक से ऊपर नहीं पहुँचेगा। तो इसके तहत हमने ये कमाल का भोपाल अभियान जो है, इसका नारा कमाल का भोपाल है, स्लोगन कहें इसको, तो ये चालू किया। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, इसके साथ में भोपाल की जो 5 सबसे खूबसूरत खूबियां हैं वो हमने इसमें पोर्ट्रे की हैं। दरअसल होता क्या है, भोपाल के साथ क्या हुआ है कि का बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन 84 में जब गैस त्रासदी हुई जी, उसके बाद से ये शहर नेगेटिव ब्रांडिंग से जूझ रहा है। इसकी खूबियों पे कभी काम नहीं किया गया। तो फिर हमने इसकी खूबियां जो है वो सरकार के और जनता के और विश्व के सामने रखने का सोच बनाया, और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हमने मुहिम चलाई। ये उसी का एक हिस्सा है और इन खूबियों के बारे में आप चर्चा के दौरान आगे जानेंगे। बिल्कुल सही सोचना और सही कहना है, क्योंकि एक एमएन बुश साहब के टाइम से जो नया भोपाल जो विकसित हुआ और वेल प्लान्ड सिटी जैसे कह सकते थे, जो आज हम देख रहे हैं अर्रा कॉलोनी E5 E8 तक, उसके बाद से रह गया। ये बात भी आपका कहना सही है कि साहब 84 के बाद जो गैस निकली, और गैस के बाद उसका दुर्भाग्य है कि गैस राहत के नाम पे बहुत सारा पैसा केंद्र से भी मिला और दूसरी जगहों से भी मिला, लेकिन भगवान जाने कहाँ वो हो गया। इसमें मैं इत्तेफाक नहीं रखता। असल में जितना जो राहत मिलनी चाहिए थी भोपाल को, आप देखें जहाँ भी विश्व में आपदाएं हुई हैं, और ख़ास करके इस तरह की आपदाएं, इस तरह की आपदा में सिर्फ आप हिरोशिमा नागासाकी को माप सकते हैं जी। उसके बाद उन शहरों पे बहुत काम किया गया और उसके बाद उन शहरों को फिर से स्थापित किया गया। भोपाल के साथ ये है कि भोपाल की जनता को सलाम करना चाहिए। यहाँ की जनता इतनी बड़ी त्रासदी के बाद इतनी जीवटता से खड़ी हुई और खुद को संभाला उन्होंने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकारों ने या जिस कंपनी का ये अपराध था उसने कोई भी राहत, जिसको उसको राहत नहीं बोल सकते जितनी मात्रा में मिली है। और उसके कारण जो लगातार शहर का नेगेटिव ब्रांडिंग के कारण या इंडस्ट्रीज नहीं आने के कारण नुकसान हुआ, उसको तो मापा ही नहीं जा सकता है। वो बहुत बड़ी मात्रा में है। नहीं तो यह सब हम और आप जब पढ़ते थे तो हमारे सामने के शहर है बेंगलोर, पूना, भोपाल, हैदराबाद, बिल्कुल सिमिलर शहर थे, बल्कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे ज़्यादा बेहतर था। आज हम और उनमें बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। तो
तो इसकी तरफ देखने की ज़रूरत है और सबको मिलके काम करना और आवाज़ उठानी पड़ेगी हमको अपनी इतनी खूबसूरत राजधानी जिसमें खूबियों का मार है और इनको प्रमोट करना ही पड़ेगा। ये ऐसी खूबियाँ, यूनिक खूबियाँ हैं जो किसी दूसरे शहर के पास है ही नहीं, विश्व में नहीं है कहीं। तो जब नागरिक और सरकार इससे अवगत होगी, सरकार सैद्धांतिक रूप से जो हमने रिपोर्ट इसके लिए तैयार की उससे सहमत है ही। अब आगे जब इसका प्रचार प्रसार होगा तो ज़रूर मुझे लगता है कि जनता साथ में जुड़ेगी। ये बड़ी अच्छी, जो मैं चाहूँगा उस रिपोर्ट के कुछ अंश अगर आप हमें दर्शकों को बता सकें, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री आने वाले हैं, शायद आप उनके सामने भी आपका एक प्रेजेंटेशन होगा। ये दरअसल अक्टूबर की बात है। हमने जब मुख्य सचिव महोदय नए आए यहाँ पे, उसके बाद में हमने उनके सामने ये बात रखी जो हम बात कर रहे हैं कि हमारा शहर राजधानी के रूप में पीछे रह गया। मेरा ये भी मानना है कि राजधानी किसी भी राज्य की जो है वो राज्य का साझा शहर होता है। तो ये पूरे राज्य के नागरिकों का और सरकार का दायित्व है कि शहर को सबसे पहले विकसित करे, क्योंकि ये राज्य का चेहरा है। जब हमने बताया कि ये इसको रिब्रांडिंग की ज़रूरत है, इसकी खूबियों को आगे लाना पड़ेगा सर, और खूबियाँ इस प्रकार से हैं, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतनी ज़बरदस्त खूबियाँ किसी दूसरे शहर के पास, किसी दूसरी राजधानी के पास नहीं है। सबसे पहली खूबी और सबसे बड़ी खूबी है कि ये 1 लाख साल से रहने लायक जगह है। ये स्थापित तथ्य है। कैसे? भीमबेटका से लेके और कठौतिया से लेके और श्यामला हिल्स तक रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं जिनको शैल चित्र, भित्ति चित्र कहा जाता है। वो 30,000 साल से 1 लाख साल पहले के माने गए हैं, जो पाषाण काल कहलाता था। तब मानव, आदि मानव यहाँ रहता होगा, उसने इस जगह को रहने के लिए चुना होगा, तो निश्चित रूप से नैसर्गिक विज्ञान का सहारा लिया होगा। महादेव पानी पे भी शैल चित्र मिलते हैं। हम लोग जहाँ महुआ हाउस में बैठे हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर। वही कह रहा हूँ। तो इस पूरे क्षेत्र में, राजधानी क्षेत्र में इस तरह के चिन्ह हैं जो हमारे आदि मानव छोड़ गए हैं। तो ये नैसर्गिक रूप से रहने लायक जगह है। ये बहुत बड़ी यूएसपी किसी भी स्थान के लिए, किसी भी शहर के लिए। ये हमने पहला बिंदु रखा है। दूसरा बहुत बड़ा जो इसकी खूबी है, इसकी विशेषता है इस शहर की, 1000 साल पहले 1010 में राजा भोज ने इस शहर को स्थापत्य वेद के सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया था। जो चौक का क्षेत्र है हमारे यहाँ, आज भी इस सिद्धांतों पे उसको विकसित किया गया था। उसके ग्रिड्स आज भी गूगल पे जूम करके देखी जा सकती हैं। मतलब 1000 साल से ये वेल प्लान्ड और जिंदा शहर है, जिसकी ग्रिड्स और जिसके दरवाजे आज भी मौजूद है, जिंदा है। तो ये इतना पुराना प्लान्ड शहर तो किसी के पास नहीं, और वैदिक रूप से प्लान्ड शहर तो किसी के पास नहीं है। इसका बहुत बड़ा प्रमाण फिर मिला। एक किताब है राजा भोज, आप जानते होंगे, राजा भोज स्कॉलर किंग थे, बहुत विद्वान राजा थे। उन्होंने 84 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे, हालांकि बहुत सारे ग्रंथ उनके उपलब्ध नहीं है आज। एक ग्रंथ है उनका सम्रांगण सूत्रधार, ये भी दुर्भाग्य से हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं था। ये गायकवाड़ जो फैमिली है उनका साधुवाद करना चाहता हूँ कि उनके यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर जर्मनी में शायद कोई रिसर्च पे गए हुए थे, उन्होंने वहाँ इसको पढ़ाते हुए देखा। इस ग्रंथ पे वहाँ पे रिसर्च की जा रही थी, वहाँ से उसको लाए और संस्कृत से फिर अनुवाद किया, फिर वो प्रिंट में गया। अभी भी बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। हमने उसको डिजिटाइज करवाया आपने उसको? नहीं, डिजिटाइज बड़ा ग्रंथ है, लेकिन अब वो प्रिंट में उपलब्ध है, बनारस से प्रिंट होता है। उसके 10वें अध्याय में पूरी नगर योजना का उल्लेख है। राजा भोज ने पूरी नगर योजना लिखी हुई है। लिखा तो बहुत सारे विषयों पे उन्होंने, कि कैसे भवन निर्माण होना चाहिए, कैसे देवालयों का निर्माण होना चाहिए और कैसे नगर की योजना बननी चाहिए। दरअसल जब उनके 10वें अध्याय को पढ़ेंगे तो विश्वकर्मा जी अपने पुत्र जय को से वार्ता करते हुए बता रहे हैं कि नगर की रचना कैसे की जानी चाहिए। तो वार्तालाप के अंश हैं वो, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण है कि वो आज की जो टाउन प्लानिंग के नॉर्म्स हैं उससे जेल करते हैं और उनको बेहतर बना सकते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता ये कहलाई इसकी कि ये 1000 साल पुराना योजनाबद्ध वैदिक शहर है जो आज भी जीवित है। तीसरी बहुत बड़ी खूबी इस शहर की ये है, जो मैंने 2012-13 में खुद रिसर्च करते हुए जानी। जब जीएसटी की बात चल रही थी तो ये समझ में आया कि अब जीएसटी लागू होने के बाद देश में एक जैसे जब टैक्सेस हो जाएंगे तो सारा दारोमदार कॉस्ट कटिंग का जो है वो
आने लगेगा लॉजिस्टिक्स पे। लॉजिस्टिक का खर्चा जो कम कर पाएगा वो उसके प्रोडक्ट को ही लागत कम लगेगी। जब लॉजिस्टिक्स का दौर आया हमारे यहाँ तो ये देखा गया कि लॉजिस्टिक्स की सबसे ज़्यादा संभावनाएं कहाँ पे है, क्योंकि नागपुर में विजनरी लीडर्स थे, उन लोगों ने इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से स्टडी किया और वहाँ पे प्रारंभ किया। लेकिन जब हम इसको स्टडी कर रहे थे भोपाल के आसपास कितने ऐसे शहरी क्षेत्र हैं या कितना बड़ा लैंडलॉक एरिया है, तो जब हम गूगल पे 500 किलोमीटर का रेडियस लगाते हैं, गूगल अर्थ एक टूल है, उस पर रेडियस लगाने की आपको जो पेड वर्जन है उसमें क्षमता मिलती है, तो 23 से ज़्यादा मिलियन प्लस आबादी के शहर 500 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। 500 किलोमीटर इसलिए कि उस समय 500 रेडियस या 500 उसका 500 किलोमीटर का अच्छा सरकमफ्रेंस। हाँ सरकमफ्रेंस उसमें 500 किलोमीटर के दायरा। 500 किलोमीटर इसलिए लिया कि 500 किलोमीटर उस समय ओवरनाइट पहुंचा जा सकता था। आजकल तो जो अच्छी सड़कें हो गई हैं 6-7 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो सबसे बड़ा लैंडलॉक एरिया भोपाल के आसपास है। 23 से ज़्यादा मिलियन प्लस आबादी के शहर है, मतलब 60% से ज़्यादा अर्बन फुटप्रिंट इस शहर के पास है। तो हमसे बेहतर तो लॉजिस्टिक्स के लिए कोई दूसरी राजधानी हो नहीं सकती, इसको लॉजिस्टिक कैपिटल बनना ही चाहिए। चौथा, आप जानते होंगे कि इस शहर के पास 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। एक तो भीमबेटका, जैसा मैंने कहा, जहाँ पे 1 लाख साल पुराने भित्ति चित्र हैं। दूसरा सांची के स्तूप। तीसरा आपको जान के आश्चर्य होगा, ये अभी नई सूचना है कि भोजपुर मंदिर भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने जा रहा है, शायद इस वर्ष शामिल हो जाएगा। तो 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला ये पहला शहर होगा। ये भी बहुत ही जबरदस्त खूबी है। 5वीं जो खूबी है वो आपका जो ये स्थान है नैसर्गिक तालाब और ध्यान रखती है, वो ये कि राजा भोज ने इस यहाँ पे जल प्रबंधन पे बहुत काम किया। उनके समय का तालाब 422 स्क्वायर किलोमीटर का होता था। ये सब एरिया मुझे लगता है कि जलमग्न होगा उस समय। उस पर बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स है जिसका हमने अध्ययन किया है। ये रामसर साइट है। ये एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे नेशनल पार्क है, रेयर नेशनल पार्क, जो अर्बन एरिया में स्थित है। इसको ये तमगा मिला हुआ है। दूसरा, अभी हाल में घोषित जो टाइगर रिजर्व है। तो ये सब कॉम्बिनेशन, इस तरह की खूबियां किस शहर के पास है? मुझे नहीं लगता कि किसी भी शहर के पास है। ये सर जितनी चीज़ें आपने बताई हैं, अगर यही सारी चर्चाएं और सारी चीज़ें अगर आपने थोड़े 2-3 साल पहले प्रयास किए होते तो जो स्मार्ट सिटी का जो फंड है वो मेरे ख्याल से सही जगह पे यूटिलाइज हो जाता। क्या सोचना है आपका? स्मार्ट सिटी कंसेप्ट बहुत अच्छा था, हालांकि पूरे देश में किस तरह लागू हुआ ये शोध का विषय है। उस फंड से काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो शहर के अंदर, जो भी उस समय हमने अडॉप्ट किया शहर के अंदर, हम कर रहे थे। हम ग्रीन फील्ड नहीं जाना चाहते थे, हम ब्राउन फील्ड में करना चाहते थे। तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हुआ है, लेकिन जिस मन से प्रधानमंत्री जी ने इसे प्रारंभ किया था, मुझे नहीं लगता कि वो हासिल हो पाया है। उसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि इतने विद्वान राजा के शहर में हम रहते हैं। स्मार्ट सिटी की अपन ने बात की, अब पूरी शहर ले दे के अगर चीज़ें घूम फिर के अगर कहीं रुकती हैं तो वो मास्टर प्लान पे रुकती हैं। अभी आपको मौका मिल रहा है जिसमें आप ग्लोबल समिट में आप प्रधानमंत्री से रूबरू होंगे। क्या आप ने मन बनाया है कि प्रधानमंत्री को बोलें कि साहब आप सब कुछ कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी का क्या बुरा हाल हो गया, या आपका मास्टर प्लान नहीं आ रहा, उसकी वजह से हमारा भोपाल का विकास और उसके सराउंडिंग्स रुके हुए हैं? बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इवन उसके जो चाहे रायसेन जिला हो, चाहे विदिशा जिला हो, चाहे सीहोर हो, चाहे अब्दुल्ला हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सफ़र तो कर ही रहे हैं इसके कारण। देखिए, जितनी भी चुनौतियां हैं निश्चित रूप से उन तक पहुंचती होंगी इस सिस्टम के थ्रू। मुझे लगता है कि सरकार इस समय मास्टर प्लान सहित जो परिसीमन किया जा रहा है जिलों का, और जो रीजनल डेवलपमेंट की बात की जा रही है या मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात की जा रही है, किसी बड़े विचार पे शहरी योजना को ले जाना चाहती है। तो अगर ये कोई बड़ी योजना का हिस्सा है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि 20 साल तक किसी शहर में विकास योजना ना होना दुख का विषय है, होना ही चाहिए, इससे अनियोजित होता है विकास। और इतने लंबे समय तक तो किसी, और खास करके राजधानी को इससे वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। तो इस पर तो हमारी शुरू से आपत्ति रही है। अभी तो बहुत सारी बातें आपसे और भी करनी है, यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
तो मेघ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। बहुत सारी सलाह लेनी है और बहुत सारे मशवरा भी करना है। अब शुरुआत करते हैं जिसके लिए आप तैयारी में लगे हुए हैं। मैं अक्सर आपको जनसंपर्क में और अधिकारियों और सबसे मिलता जुलता देख रहा हूँ मैं आपको। बहुत सी बातें आपको प्रधानमंत्री के सामने कहनी है ग्लोबल समिट में। तो क्या एजेंडा बनाया है, कितना आपको समय मिलने वाला है और किस तरह की मुख्य बातें आप करने वाले हैं? हमने ये निवेदन किया है सरकार से कि ये जो भोपाल को हम प्रमोट करना चाहते हैं, इसकी खूबियों को, वो अगर प्रधानमंत्री के संबोधन में शामिल हो जाएगा तो इस शहर के लिए, राजधानी के लिए आसान हो जाएगा इसको, क्योंकि सबसे बड़े जो ब्रांड हैं भोपाल में, वो भारत में, वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं। उनके संबोधन से निकली बात बहुत दूर तक जाती है। तो एक तो ये निवेदन हमने किया है। जहाँ तक प्रेजेंटेशन की बात है, मुझे नहीं लगता कि उनके व्यस्त समय में इसके लिए समय मिल पाएगा, लेकिन ये जो 5 खूबियाँ हैं ये ज़रूर उनके संबोधन में शामिल कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार ने अवसर दिया तो हम ज़रूर इन खूबियों को और इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। ये इसमें इस 5 पॉइंट में एक जो अपार संभावना है फिल्म टूरिज्म की, उसको आप देखिए, रिपोर्ट हमारा जो इस पर प्रेजेंटेशन है वही 62 पेज का है और रिपोर्ट 135 पेज की, जबकि वो इंसेप्शन रिपोर्ट है, प्रारंभिक रिपोर्ट है। डीपीआर बनना भी शेष है। उसमें हमने जो आप फिल्म की बात कर रहे हैं, इसकी संभावना से लेके वेलनेस इंडस्ट्री से लेके मेडिकेयर से लेके और एजुकेशन से लेके तमाम बातें, जो स्मार्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी बात की है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं आजकल, चाहे वो ईवी व्हीकल हो, बैटरीज हो, इन सब की बात की है। हमने इस पर बहुत शोध किया है। हमने 3 महीने माननीय मुख्य सचिव महोदय से समय लेके ये रिसर्च वर्क किया है और रिपोर्ट तैयार की है, जिसको सैद्धांतिक रूप से सरकार ने मान लिया है। अब हम आगे इस पे जब डीपीआर बनाएंगे तो और भी जो चीज़ें निकल के आएंगी उसको उसमें शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार इसको पूरी तरीके से लागू करे। मुझे लगता है कि ये इसको लागू होने के बाद में जो संभावनाएं हमारे इस क्षेत्र के लिए और अपने राज्य के लिए निकलेंगी, वो मील का पत्थर साबित होंगी और हमें इस बात की तसल्ली होगी कि हम अपने शहर के लिए कुछ कर पा रहे हैं। दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है जो कि हर वर्ग के पास पहुंचता है। अब जो अपन ग्लोबल समिट की बात कर रहे हैं, जो लोग यहाँ आएंगे और अपन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो आप इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं उस इन्वेस्टमेंट के लिए क्या एरिया आप लोगों ने सिलेक्ट किया है कि जो यहाँ किया जा सकता है और किस तरह का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? देखिए, भोपाल के आसपास ये बात सच है कि जो भूमि की आवश्यकता है वो भोपाल के जो इमीडिएट सराउंडिंग है उसमें तो कमी है, क्योंकि ज़्यादातर भूमियाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सौंप दी गई हैं। लेकिन फिर भी सरकार के पास काफ़ी भूमियाँ हैं आसपास, चूँकि काफ़ी जंगल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब चीज़ें हैं, तो इसमें थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। लेकिन जब हम ग्रेटर भोपाल की बात करते हैं तो हमारे पास अफराद ज़मीन उपलब्ध है। किस एरिया, किस तरफ जाएंगे आप? सीहोर तरफ जाएंगे, रायसेन तरफ देखिए, सीहोर तरफ और रायसेन तरफ और विदिशा तरफ ही जाना होगा। इधर तो फॉरेस्ट है दक्षिण की तरफ, यहाँ जाना संभव नहीं। लेकिन यहाँ पे दूसरी संभावना है, यहाँ पे टूरिज्म की संभावना, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ेंगी, वेलनेस सेंटर की संभावनाएं बढ़ेंगी। वेलनेस इतना बड़ा बिजनेस है दुनिया में आजकल, उसकी पूरी संभावनाएं साउथ की तरफ आएंगी। आजकल एक नया कल्चर चला, जब से वर्क फ्रॉम होम होने लगा, ये यूथ जिनके पास स्पेंडिंग कैपेसिटी है वो कभी समंदर किनारे बैठ के काम कर रहा है, कभी जंगल में जाके काम कर रहा है, और हमारे यहाँ तो शेर के बगल में, टाइगर के बगल में बैठ के काम करने की भी सुविधा है। अर्बन टाइगर मुझे लगता है कि के लिए एकमात्र ये शहर है जो यहाँ देखे जाते हैं। तो इस तरह की खूबियों के साथ में निश्चित रूप से बिजनेस आएगा। और जहाँ तक ज़मीन की बात है, वो सरकार इस पे काम कर रही है। हम संभागायुक्त महोदय और कलेक्टर महोदय से भी मिले थे, उन्होंने ज़मीन चिन्हित की है, उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं। जो संभाग के आयुक्त महोदय हैं उन्होंने कहा कि हम आसपास के जितने भी संभाग में ज़िले हैं उन सब की लिस्टिंग कराते हैं, जिससे एक एकीकृत लिस्ट बन पाए और किसी को भी जब ज़मीन की ज़रूरत हो तो आसानी से उपलब्ध। इसमें अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया में जाएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया जो अपना औद्योगिक केंद्रीय विकास निगम पहले होता था, आजकल उसका नाम बदल दिया उन्होंने, उसके पास जाए तो उसके पास भी इरफात जगह पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पे कोई पहुँच नहीं पा रहा है। अभी उन्होंने प्लॉट भी काट के रखे हुए हैं, डेवलप भी करके रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन भी है, पानी बिजली सब कुछ है।
अब मुझे लगता है कि केस स्टडी आजकल बहुत आसान है कि क्यों ऐसा हो रहा है इसको समझना, खास करके एआई आने के बाद में तो एकदम ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट आपके पास आ जाती है कि ये पिछले दिनों जो जो ये हुआ घटनाक्रम हुआ है ये ऐसा क्यों हुआ है। तो ये तो आसानी से तय किया जा सकता है कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है, क्या सुधार किए जाने चाहिए जिससे ये लोग आकर्षित हों और ये जो खाली पड़े हैं औद्योगिक क्षेत्र वहाँ पे बिजनेस आए। लेकिन उन सबसे पहले हमें अपने शहर को एक रीपोजिशनिंग करनी पड़ेगी जिससे ज़्यादा लोग यहाँ आकर्षित हों। आपने देखा होगा कि आती हैं मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज़, तो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ इंदौर की तरफ आकर्षित होती हैं। इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, दो ही अपने इंडस्ट्रियल एरिया मुख्य तो उसमें होता ये है कि फिर भी ज़्यादा जो चंक है वो इंदौर ले जाता है, वो इसलिए कि वहाँ एक लाइफस्टाइल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, वहाँ की जनता इंटरप्राइजिंग है, वो अपने शहर को ओन करती है, वहाँ के लीडर्स अक्रॉस द पार्टी लाइन एक लाइन पे बात करते हैं जब डेवलपमेंट की बात आती है। हमारे यहाँ भी ये कल्चर विकसित हो रहा है। मैंने हाल ही में देखा है कि सभी पार्टी लाइन में शहर के विकास की चिंता देखी जाती है और इस पे हमको सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से मदद मिलती है। मैं बस आखिरी आपसे चाहूँगा कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं कमाल भोपाल के लिए, आम जनता को क्या देना चाहते हैं, सरकार को क्या देना चाहते हैं? मेरा पूरी जनता भोपाल के सभी नागरिकों से अपील है कि कमाल के भोपाल अभियान में शामिल हो। ये आपका अपना अभियान है और इस शहर में अपनापन बढ़ाएं, इस शहर को ओन करें और इस शहर में जो कमी बेसी रह गई है उसको ठीक करने के लिए जितना काम कर सकते हैं, जो नए आइडियाज़ दे सकते हैं, जो खूबियाँ आप बता सकते हैं और आवाज़ में आवाज़ मिलाकर जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा सकते हैं, सरकार तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि किसी दो चार लोगों के बोलने से नहीं होगा, सब लोग जब प्रयास करेंगे तो ये शहर इतना खूबसूरत, इतनी खूबियों से भरा है कि ज़रूर ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। तो मिक जी बहुत बहुत धन्यवाद और हम भी उम्मीद करते हैं कि मिक जी की बातें सुनने के बाद ना ही केवल हमारा भोपाल बल्कि प्रदेश के अन्य शहर भी इसी राह पे आगे चलेंगे और विकास होता रहेगा और आने वाले हमारे गांव भी विकसित होंगे और प्रदेश हमारा एक उन्नति की राह पकड़ेगा। तो आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।